आज की कहानी खजाना खोजने वाले जेसी चैन और उसकी टीम के बारे में है, जो 19वीं सदी में बीजिंग पैलेस से चोरी हुए चीनी राशि चक्र के ब्रॉन्ज हेड्स को ढूंढने के लिए दुनिया भर की यात्रा करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ओल्ड समर पैलेस को दूसरे अफीम युद्ध के दौरान एंग्लो फ्रेंच अभियान फोर्स ने पूरी तरह लूटकर जला दिया था और चोरी किए गए आर्टिफैक्ट्स में चीनी राशि चक्र के 12 ब्रॉन्ज हेड्स भी शामिल थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ एमपी कॉर्पोरेशन द्वारा सप्लाइड किए गए ब्रॉन्ज हेड्स का ऑक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ हम इस कहानी के मेन लीड जेसी चैन को देखते हैं, जो अपने हाईटेक सूट के जरिए पूरे आर्मी को बुरी तरह अपने पीछे दौड़ाता है और उन्हें चकमा देकर अपनी टीम तक पहुंच जाता है। तभी उसे जोनाथन नाम के एक शख्स का कॉल आता है, जो एमपी कॉर्पोरेशन के लिए ही काम करता था। वो जेसी को एमपी कंपनी की एक ऑफर देता है कि अगर वो खोए हुए चीनी राशि चक्र के सारे ब्रॉन्ज हेड्स को अगर ढूंढ लेगा और खास करके ड्रैगन हेड को, तो उसे $10 मिलियन दिए जाएंगे। दूसरी तरफ जेसी नेशनल जियोग्राफिक से मार्टिन बनकर प्रोफेसर गुआन से मिलने आता है, जिन्होंने अपने टीम के साथ स्टूडेंट्स के पढ़ाई के चलते चीनी राशि चक्र के ब्रॉन्ज हेड्स के हूबहू बिल्कुल वैसे ही रेप्लिकास बनाए थे। जेसी अपने स्पेशल ग्लव्स के जरिए वहां मौजूद ब्रॉन्ज हेड्स को स्कैन करके उनका सारा डेटा अपनी टीम तक पहुंचाता है, जो मिनटों में उन हेड्स के असली मॉडल्स बना देते हैं। अब वो सभी 2 ब्रॉन्ज हेड्स का पता लगाने के लिए प्रोफेसर गुआन द्वारा बताई गई एक लड़की कोको का पता लगाने के लिए पेरिस आते हैं। जेसी मार्टिन बनकर कोको से मिलता है, जो एक फाउंडेशन चलाती है, जहाँ वो जेसी को अपने टीम से मिलवाते हुए बताती है कि यहाँ हम ये सब काम करते हैं कि उन चीजों को उनके देश तक पहुंचाना जिसकी वो अमानत है। जेसी और उसकी टीम ब्रॉन्ज हेड्स का पता लगाकर उन्हें चुराने के लिए एक मेंशन में आते हैं। जेसी मेंशन के लाइब्रेरी में घुसकर देखता है कि वहाँ एक सीक्रेट लॉकर है, लेकिन वो लॉकर 3 पासवर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इस पासवर्ड को डिकोड कैसे करे। तभी वो देखता है कि बुक रैक में कुछ किताबें अपनी जगह से अलग रखी हुई है, ताकि पासवर्ड ध्यान रखने में आसानी हो। जेसी इस चीज को समझकर काफी आसानी से पासवर्ड डिकोड कर लेता है, जहाँ अंदर से वो खरगोश और चूहे के 2 ब्रॉन्ज हेड्स को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी वो वहां और भी कई कीमती राष्ट्रीय खजाना देखता है, जो पहले खोए हुए माने जाते थे। जैसे उन सब चीजों को लेकर वहां से बाहर आता है, या फिर से जेसी की किस्मत उसका साथ देती है, क्योंकि उसे द रोजेस नाम की वही कीमती पेंटिंग नजर आती है, जिसे चुराने का वो कभी सपना देखा करते थे। लेकिन वहां से निकलते वक्त सिक्योरिटी का हेड उसे भागते हुए देख लेता है। हालांकि जेसी को पकड़ने की कोशिश भी की जाती है, फिर भी वो सारे खजाने के साथ भाग निकलता है। उसी दौरान कोको उसे देख लेती है। जेसी के पास समझाने का वक्त नहीं होता, इसलिए भागते हुए वो कोको से कहता है कि वो उसे हाउस बोट में मिले। हाउस बोट में जेसी कोको को बताता है कि वो एक सीक्रेट कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है, जो चीन के लिए सभी खोई हुई विरासतों को वापस लाने में मदद करती है। तभी मेंशन के कुछ गार्ड्स हाउस बोट पर हमला बोल देते हैं। जेसी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सही वक्त पर पुलिस वहां आके सभी को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन में जेसी, कोको और साइमन पर कोई भी आरोप नहीं लगता, इसलिए उन्हें बाइज्जत वहां से छोड़ा जाता है। इसके बाद जेसी और उसकी टीम को कैथरीन नाम की एक औरत अपने महल में आने के लिए इनवाइट करती है, बिना इस बात का अंदाजा हुए कि मेंशन के गार्ड्स उन पर शक के चलते उनका पीछा कर रहे हैं। महल आने पर कैथरीन के बातों से सभी को पता लगता है कि इंडेस्ट्रक्टिबल नाम की शिप का कैप्टन, जो ओल्ड समर पैलेस को नष्ट करने में शामिल था, वही कैथरीन का परदादा था। ये सुनकर कोको को गहरा धक्का लगता है और इस चीज को लेकर वो कैथरीन को काफी कुछ सुनाती है। जेसी और उसकी टीम देखती है कि महल में काफी कीमती चीजें हैं, जिसमें मुर्गे का ब्रॉन्ज हेड भी शामिल था। वो इन सारी चीजों को महल से बाहर ले जाने की योजनाएं बनाने लगते हैं, इसलिए कुछ दिन वो महल में ही रहने का फैसला करते हैं। अपना दिमाग चलाते हुए जेसी कैथरीन से वादा करता है कि वो उसके परदादा के अवशेषों को खोजने में उसकी मदद करेगा, लेकिन इस चीज के लिए उन्हें कुछ दिन यहीं पर रहना होगा। इस पर कैथरीन खुशी खुशी मान जाती है। अगले दिन वो सभी इंडेस्ट्रक्टिबल शिप के खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं, जो एक सुनसान से दिखने वाले आइलैंड पर मौजूद है। जेसी कोको और कैथरीन को पीछे रहने के लिए कहता है, जबकि उसकी टीम आइलैंड की खोजबीन करने आगे बढ़ती है। लेकिन अगले दिन कोको और कैथरीन जेसी की बात को अनसुना करके खुद ही अवशेषों की खोज में निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में वो दोनों पेड़ों के लताओं में फंस जाते हैं और मजबूरन जेसी को अपना काम छोड़ के उन्हें बचाने आना पड़ता है। यहाँ जब जेसी उन्हें बचाने की कोशिश करता है, तो वो तीनों भी
गलती से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी कि वो इस वक्त कहाँ पर है। लेकिन बाद में उन्हें समझ आता है कि वो लोग उसी इंडेस्ट्रक्टिबल शिप के ऊपर गिरे हैं। साथ ही उन्हें वह कैथरीन के परदादा के अवशेषों के साथ कुछ और ब्रॉन्ज हेड्स और एक बड़े से लकड़े में पूरा भरा हुआ सोना मिल जाता है। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि वो सोने से भरे इस लकड़े को यहाँ से कैसे ले जाए। तभी वहाँ मेंशन के गार्ड्स आकर उन्हें वही रोक देते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ उस आइलैंड के स्थानीय निवासी आकर उन सबको बंदी बना लेते हैं, जो कि समुद्री लुटेरों का एक गिरोह भी था। जेसी और उसकी टीम लड़ते हुए अपना रास्ता बनाती है और एक पुलिस सिस्टम से जुड़े लकड़ी के लट्ठे की मदद से आइलैंड से भाग निकलती है, जहाँ उनके शिप का कैप्टन उन्हें रेस्क्यू कर लेता है। शिप पर अब सभी खजाना मिलने की खुशी में जश्न कर रहे होते हैं। सभी को जब ज्यादा हो जाती है तो कोको को गलती से जेसी के असली मकसद के बारे में पता लगता है। अगली सुबह कोको जेसी को बताती है कि मुझे सब पता लग चुका है कि तुम यहाँ कैथरीन के परदादा को ढूंढने नहीं बल्कि सोना ढूंढने आए हो, और ये भी कि तुम इन ब्रॉन्ज हेड्स को बेचने वाले हो। तभी वो लोग देखते हैं कि सोना काफी भारी होने की वजह से लकड़ी गीली होकर पलट गई और सारा का सारा सोना समंदर की गहराई में चला गया। जिसके बावजूद वो निराश हुए बिना इस जगह का नक्शा बनाने का फैसला करते हैं, ताकि वक्त आने पर वो समंदर से सोने को निकाल सके। लेकिन वापस लौटकर कुछ खोए हुए ब्रॉन्ज हेड्स वापस लाने के लिए उन्हें इनाम दिया जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ कोको को पुलिस से पता लगता है कि उसके फाउंडेशन के 2 स्टूडेंट्स को किसी ने काफी बुरी तरह मारा हुआ है। हालांकि जब जेसी को पता चलता है कि जो ड्रैगन हेड लापता बताया जा रहा था वो पहले से ही एमपी कॉर्पोरेशन के पास है, तो वो गुस्से से भर जाते हैं, क्योंकि अब वो ड्रैगन हेड के बदले में $10 मिलियन पाने का दावा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कोको और उसके स्टूडेंट्स राष्ट्रीय खजाने के ऑक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना काफी तेजी से बढ़ाते हैं और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तभी कोको के भाई को किसी का फोन आता है और वो प्रोटेस्ट करना छोड़कर वहां से निकल जाता है। असल में कोको का भाई अपने 2 साथियों के साथ एमपी कॉर्पोरेशन के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने उनके इलाके में आया था, लेकिन एमपी के लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब यहाँ जेसी के साथियों का काम पूरा हो गया था, इसलिए डेविड और साइमन अपने घर लौट रहे थे। तभी वहाँ बोनी आकर जेसी से कहती है कि कोको तुमसे मिलने आई है। कोको से मिलने के बाद जेसी उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। कोको उसे बताती है कि 3 और स्टूडेंट्स गायब हो गए हैं, जिसमें उसका भाई भी है। जेसी को समझ नहीं आता कि क्या करे, क्योंकि ये लोग काफी खतरनाक है। इसलिए निराश होकर कोको वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले कोको जेसी को एक और बात बताती है कि प्रोफेसर गुआन को भी पुलिस पकड़ कर ले गई, क्योंकि उन्होंने ही उसे ब्रॉन्ज हेड्स का डेटा दिया था। बोनी भी रोते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। जेसी देखता है कि वह बोनी की बेटी ने उसके और साइमन के लिए खत लिखा था, जिसमें लिखा था कि बोनी और साइमन के जुदा होने पर वो काफी दुखी है। इन सब चीजों का पता लगते ही जेसी खुद के बारे में ना सोचकर अपने देश और अपने लोगों के बारे में सोचने लगता है। इसलिए अब जेसी जोनाथन को कॉल करके रोजिस के पेंटिंग्स का लालच देकर उसे अपने पास बुलाता है। जेसी और बोनी उसे बताते हैं कि हम जानते हैं कि एमपी के पास ड्रैगन हेड है, तो हमें ये बताओ कि हमें वो ड्रैगन हेड मिलेगा कि नहीं। अपनी जान बचाने के लिए जोनाथन जेसी को एमपी का असली पता दे देता है। जेसी जब एमपी के पास आता है तो एमपी को पता लगता है कि जोनाथन ने एमपी से झूठ बोला था कि जेसी के पास ड्रैगन हेड है। लेकिन जेसी जब एमपी को रोजिस की पेंटिंग दिखाता है तो वो उसे अपने सीक्रेट फैक्ट्री में लेकर आता है, जहाँ वो लोग लगभग असली जैसी पुरानी चीजों के नकली रेप्लिकास बनाकर असली चीजों के रूप में बेचा करते हैं। तभी जेसी वह अपने पुराने दुश्मन उन्हीं के धंधे के एक बेईमान शख्स वल्चर को देखता है, और ये दोनों इसलिए दुश्मन है क्योंकि वल्चर ने दक्षिण पूर्ण आशियाई मंदिर से बुद्ध की मूर्ति चुराई थी। उस वजह से युद्ध हुआ और हजारों लोग मारे गए, जिसके बाद जेसी और वल्चर के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। लड़ाई के कुछ देर बाद ही उनकी फाइट बिना किसी नतीजे के खत्म हो जाती है। इसके बाद जेसी अपने 3 लोगों को छुड़ाने के लिए एक सौदा करता है कि मैं तुम्हें द रोजिस के पेंटिंग्स पर कुछ डिस्काउंट दे दूंगा, बदले में मुझे वो 3 लोग चाहिए जिन्हें तुमने कैद किया हुआ है। लेकिन एमपी इस बात के लिए साफ इनकार कर देता है। इसलिए जेसी खुद अपने साथियों तक जाने का रास्ता बनाता है। वो एमपी के हर एक गार्ड से लड़ता है जो भी उसके बीच आता है, लेकिन लड़ाई के दौरान एक गार्ड से भट्टी का पाइप फट जाता है, जिससे वहां मौजूद भट्टी में एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से वहां मौजूद चीजें काफी हद तक बर्बाद हो जाती है। तभी वहां लॉरेंस आकर उन रोजेस के पेंटिंग्स के बदले जेसी को उनके लोगों के साथ वहां से जाने देता है। लॉरेंस वल्चर से कहता है कि एंटीक मार्केट बर्बाद हो रहा है इन आंदोलनों की वजह से, और मैं इन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें ड्रैगन हेड
को बर्बाद करना होगा। इस बीच ड्रैगन हेड को ऑक्शन में सबसे ऊंची कीमत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन खरीदार आंदोलनों के चलते और बढ़ते दबाव के कारण बोली नहीं लगाते। एमपी कॉरपोरेशन इन लोगों को सबक सिखाने के लिए धमकी देता है कि अगर अगले दिन दोपहर तक किसी ने बोली नहीं लगाई तो वो इस प्राचीन ड्रैगन हेड को दहकते हुए ज्वालामुखी में फिकवा देगा। और इस मिशन को उन्होंने लेट द ड्रैगन फ्लाई नाम दिया था। निर्धारित समय बीत जाता है और कोई भी बोली नहीं लगाता, इसलिए वल्चर 3 स्काई डाइवर्स के साथ ज्वालामुखी की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो ड्रैगन हेड को ज्वालामुखी में फेंक सके। लेकिन जैसे उस ड्रैगन हेड को बचाने के लिए उनके बीच आ जाता है। हवा में हुए जबरदस्त लड़ाई के बाद जेसी ड्रैगन हेड को ज्वालामुखी में गिरने से बचा लेता है, लेकिन उस दौरान जेसी गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। आखिर में वल्चर जेसी की हिम्मत का सम्मान करते हुए वो ड्रैगन हेड उसे सौंप कर वहां से चला जाता है। इस बीच लॉरेंस को भी पुलिस द रोजेस पेंटिंग के चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद हम जेसी को हॉस्पिटल में देखते हैं जो बिल्कुल ठीक था और सभी के साथ बोनी और साइमन का भी रिश्ता अब ठीक हो चुका था। तभी जेसी के पास उसकी वाइफ आती है, जिसे सामने देख जेसी काफी खुश होता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।